आज जो है कुछ ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो कक्षा 10 के लिए भी हो ज़रूरी हो, कक्षा 12 के लिए भी ज़रूरी हो। और इसी के साथ हम समय ना गवाते हुए आप लोगों को हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। हालांकि आप लोगों को लगातार अपनी पढ़ाई पे विशेष फोकस करना है और पढ़ते जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। हालांकि आपको बता दें बोर्ड जो है थोड़ा हमारा हिल गया है की बार। अभी दिन से हमने वीडियो बनाया, सफाई किए थे, तो दिक्कत होगी। तो जब हम बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ की तो आप लोगों को जो हम बोले उसको आप लिखते भी चलिएगा, धीरे धीरे वीडियो रोक के लिख भी लीजिएगा। जैसे हम हर चीज़ अगर लिखेंगे तो काफ़ी समय जाएगा। जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अगर बात करें अनुवांशिक पदार्थ, ये ऐसा पदार्थ होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। मतलब कोई अनुवांशिक लक्षण होगा, अनुवांशिक लक्षण, ये उस अनुवांशिक लक्षण को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। या ये कह सकते हैं पिता से उसकी संतानों में चला जाता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब अनुवांशिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, सीधा वो ना बता के। लेकिन दो पदार्थों को अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। एक जो आपका आता है डीएनए, और एक आरएनए। तो इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हमको डीएनए पे करना है, डीएनए की संरचना भी पढ़ना है, और जो डीएनए से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताएंगे। जब हम बात करते हैं डीएनए की तो सबसे पहले बहुत जब शुरू में कुछ भेद रहे थे कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए। उसके बाद में एक हर्षे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया, हर्षे चेज ने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है यही एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। जब सिद्ध हो गया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना प्रस्तुत की। अब जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी संरचना प्रस्तुत की तो संरचना के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। मेन बात है जो हमको पढ़ाना है वो संरचना ही पढ़ाना है, क्योंकि संरचना को पता होगी तो हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। जब बात हम करेंगे संरचना की तो जो रहा संरचना में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको हम आपको बता दें क्या क्या पाया जाता है भाई। तो जो डीएनए है, डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ये जो होता है इसका पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भाई देख ले और लिख ले। बात करेंगे डीएनए कि इसकी आखिर रासायनिक इसके घटक क्या है, मतलब इसकी हम क्या बात करेंगे, घटक की। घटक का मतलब होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर कोई भी बात करें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए हो या आरएनए हो, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसके जो घटक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से घटक होंगे, तो नंबर 1 आपको बता दें, नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है। नंबर 1 क्या होंगे, नाइट्रोजन क्षारक। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें शर्करा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, शर्करा। इस शर्करा को ही पेंटोस शर्करा भी बोला जाता है, ठीक है, पेंटोस शुगर बोला जाता है। और मैं अगर बात नंबर 3 पे बात करूँ तो पाया जाएगा फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल भी बोला जाता है। तो हम लिख देंगे फास्फेट समूह। मतलब इन 3 चीज़ों से मिलकर जो हमारा डीएनए होता है वो बनकर तैयार होता है। कितनी चीज़ों से, 3 घटक। नंबर 1 नाइट्रोजन क्षारक, नंबर 2 शर्करा, नंबर 3 फास्फेट समूह। जब हम बात करेंगे कि
डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो डीएनए में शर्करा क्वेश्चन पूछेगा, डीएनए की शर्करा बताओ, तो डीएनए की जो शर्करा होती है जिसका नाम होता है डीऑक्सी 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 राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये शर्करा पाई जाती है जिसका रासायनिक सूत्र अगर कभी पूछ दिया जाए C5H10O4 होता है, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक है, डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है। दूसरी बात अगर हम यहीं पे बात करें कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये कौन कौन से पाए जाते हैं? तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक जो पाए जाते हैं वो दो पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरिन और या मैं ऐसे पहले बताऊं, जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है जिसको हम ए से लिख सकते हैं, ग्वाइनिन होता है, ग्वाइनिन को हम जी से लिख सकते हैं। ग्वाइनिन की अगर हम बात करें, इसके बाद में साइटोसिन होता है, साइटोसिन को हम सी से लिख सकते हैं। इसके बाद में होता है थायमीन जिसको हम टी से लिख सकते हैं, टी से। तो अब ये जो होते हैं चार, डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इन चार प्रकार को नाइट्रोजन क्षारकों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन से? आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्यूरिन एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन, दूसरा क्या होता है? पिरिमिडीन। जो प्यूरिन याद रखिएगा, जिनके लास्ट में नीन आ जाए वो क्या कहलाते हैं? आपके प्यूरिन कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे? देखो यहाँ पे एडेनिन में आ रहा है ए, तो एडेनिन क्या हो जाएगा? भाई एडेनिन आपका प्यूरिन हो जाएगा। इसके बाद में ग्वाइनिन, देखो जी, ग्वाइनिन भी क्या हो जाएगा आपका? ये। और बाकी इसमें जो बच जाएंगे, साइटोसिन और थायमीन, और क्या? थायमीन ये क्या है आपके कहलाएंगे? पिरिमिडीन। तो ये होता है, ये याद रखिएगा आपको। शर्करा मैंने बता दी कौन सी पाई जाती है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन मालूम कैसे बनेगा? पूछेगा निम्न में से कौन सा डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है। जब मैं यहाँ पे अगर बात बता दूं, जो आरएनए होता है, जो आरएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है ना, नाइट्रोजन क्षारक, वो एडेनिन पाया जाता है। यहाँ पे थायमीन नहीं पाया जाता है। इस थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। क्या भाई पाया जाता है? यूरेसिल। इसके जगह पे पाया जाता है यूरेसिल। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डीएनए आरएनए में मतलब कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, थायमीन नहीं पाया जाएगा, ग्वाइनिन पाया जाएगा और साइटोसिन, ये पाए जाते हैं। अब आरएनए जैसे पूछेगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, निम्न में से यार डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है? तो ऐसे लिख देगा AUGC, तो कौन नहीं पाया जाएगा? ये नहीं पाया जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद में और मैं अगर बात करूं तो इस डीएनए की जो संरचना है, वो संरचना आपको हम बताएं तब ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। इसको धीरे से मिटा दें भैया। हालांकि आप लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन तौर पे ये आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। जैसे डीएनए की संरचना मैं बात करूं, डीएनए की संरचना, ठीक है, मैं अच्छा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जब इस पर बल लगाऊंगा तो वो हिल जाता है डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना की अगर बात करूँ मैं, तो कुछ ऐसी डीएनए की संरचना होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा डीएनए की ये संरचना होती है। तो सबसे पहले एक ये श्रृंखला और एक ये श्रृंखला, दो श्रृंखलाएं दिख रही है दिख रही। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर 1 की, डीएनए में जो होता है, डीएनए शॉर्टकट में लिखूंगा, बाकी आप लोगों में बोलूंगा तो लिख लीजिएगा। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है भाई, बना होता है। डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और एक ये। ठीक, दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये डीएनए की दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं ये किस बंध के द्वारा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं
ये किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, कैसे जुड़ी होती है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पता है किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो मैं हिंदी में लिख दूं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, उसके द्वारा जुड़ी रहती है। अब इसके पहले आपको मैंने बताया ही नंबर 3 पे कि डीएनए में जो होता है, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। अब मेन बात ये होती है, चौथे पॉइंट पे मैं बता दूं आपको, ये इसकी विशेषताएं हैं। और ये संरचना का अगर पूछ दिया जाए कि ये संरचना है किसने दिया था, तो एक नाम आपको याद होगा, वाटसन एवं क्रिक ने। ये जो संरचना है जिसको बोला जाता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, इसको बोला जाता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जिसको आपको बता दे किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, 1953 में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस संरचना को किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन में क्रिक ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, 1953 में, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था, 1962 में। ठीक है, ये है क्या वास्तव में, ये है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। क्वेश्चन पूछेगा वाटसन में क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल की संरचना का मॉडल बनाइए, या क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है, ये बता दिया मैंने। अब होता क्या है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ता है, और एंड जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ का उसके साइटोसिन के साथ जुड़ता है। मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को, जैसे ये हो जाएगा यहाँ पे टी, ये जी, ये सी, ये ए, ये टी तो ये ए, ये सी तो ये जी तो ये सी, ये सी तो ये जी, ये ए तो ये टी। मैंने बोला ना इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल, ये डबल, ऐसी संरचना होगी। मतलब जो एडेनिन होगा वो हमेशा सदैव एडेनिन थाइमिन के साथ या थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। या साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड के साथ, या कह सकते हैं साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ठीक, ऐसे जुड़ा होगा। इसके बाद में और आता है नंबर 5 पे अगर मैं बात करूँ, कभी कभी इसका डीएनए का व्यास पूछ दिया जाता है। ये व्यास जानते हो कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या का कितना, त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। सभी लोगों को पता होगा, कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इसका जब स्मॉल आर लिख दिया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। सुनो, इसका जो व्यास होता है वो होता है भाई 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और यहीं पे अगर हम बात करें हाफ, मतलब अर्धव्यास कितना होता है, तो अर्ध होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे बनेगा, जो डीएनए होता है, डीएनए का अर्धव्यास सॉरी डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, और या अर्ध कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। ये होता है, याद रखिएगा। तो ये बात समझ में नहीं आप, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हर बार पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, एडेनिन के साथ में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा खतरनाक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और ये जो संरचना हम बनाएंगे वास्तव में है क्या, तो ये होता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। ये क्या है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जिसको प्रस्तुत किसने किया था, वाटसन में क्रिक ने। और मैं आगे बात बताऊँ इसी नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूँ 6 नंबर पे बात ये रहती है, मान लो ये नाइट्रोजन क्षारक और ये
किन्हीं भी दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किन्हीं भी दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो किन्हीं भी दो नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी, जो दूरी होती है होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो किन्हीं भी दो नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये और ऐसे पूछे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा पूरे कुंडल में, देखिए ये पूरा कुंडल होता है, तो ये पूरे कुंडल में होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं पूरे, यहाँ से ये कुंडल से इस कुंडल तक। अगर एक ये वाला चक्कर ऐसे, ठीक, जैसे ये ऐसे, ये यहाँ से चालू हो यहाँ तक, इसके बीच में जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं वो 10 नाइट्रोजन क्षारक के युग्म पाए जाते हैं। तो पूरे कुंडल में कभी कभी पूछ देगा कि पूरे कुंडल में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, कितनी दूरी होती है? तो 3.4 की अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 34 एंगस्ट्रॉम निकल के आ जाता है। तो मैं कहीं करता हूँ प्रत्येक कुंडल में, यहीं पे लिख सकता हूँ, प्रत्येक कुंडल की दूरी, डिस्टेंस कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। मतलब देखो, मैं बहुत छोटा सा एक चित्र बना के आपको समझा दिया यहाँ पे, और आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक, कितना होता है, ठीक। अब कभी कभी यहीं पे हम ये आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। अब जब मैं बता ही रहा हूँ तो यहीं पे डीएनए और आरएनए में अंतर बता दूँ 2-3, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा भाई, तो बोलता चला जाऊँगा, नोट आपको ही करना है, ठीक है भाई। मैं बात करूँ डीएनए और आरएनए के अंतर, किसमें अंतर करना भाई? एक तो डीएनए और एक आरएनए में अंतर। देखो नंबर ये जो रहेगा, ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं, किंतु कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे TMV, HIV, इन्फ्लुएंजा। किंतु कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, किंतु कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे तंबाकू मुंजक वायरस, HIV ह्यूमन वायरस, इम्यूनो, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये मालूम कहाँ पाया जाता है? ये जो सेल के केंद्र में पाया जाता है, सेल के केंद्र में। और ये मालूम कहाँ पाया जाता है? सेल के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, सेल के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा, ये इसमें जो शर्करा पाई जाती है, आपको मालूम इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज। इसमें कौन सी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है राइबोज, इसमें पाई जाएगी राइबोज, इसमें राइबोज पाई जाती है, राइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, ये इसकी जो संरचना होती है ऐसी होती है, डबल हेलिक्स, मतलब इसमें 2 श्रृंखला होती है, इसमें 1 श्रृंखला होती है। इसमें कैसे होगी? 1 श्रृंखला। इसमें कितनी श्रृंखला होगी? 2। नंबर 5 पे बात करें, आगे आगे क्या होगा? इसका सूत्र C5H10O54, इसका होता है रासायनिक सूत्र C5O10O5, ये H10O5, ये। तो ये 5 अंतर हैं। हालांकि अंतर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे आपको बता दी हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा और पढ़िएगा।